हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर नाहरपुर में आपका स्वागत है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहले आपको YouTube पर जाना है और ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर नाहरपुर लिखकर सर्च करना है। जब सर्च कीजिएगा तो नीचे में सब्सक्राइब का ऑप्शन देगा। सब्सक्राइब का जो ऑप्शन देगा तो सब्सक्राइब के ऑप्शन को टच कर देना है। रेड कलर से लिखा हुआ रहेगा सब्सक्राइब, उसको टच कीजिएगा। तो टच कीजिएगा, उसके बाद जब टच कीजिएगा तो देखिएगा कि दाहिने साइड में, राइट साइड में आपको बेल आइकन्स का यानी घंटी का फिगर बना हुआ मिलेगा। उस फिगर को टच कीजिएगा तो 3 ऑप्शन देगा। तो 3 ऑप्शन में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होगा उसमें ऑल लिखा हुआ होगा, उस ऑल को टच कर दीजिएगा। तो जब भी आपको वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो प्रश्नावली 2A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब उसके आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 2B। और देखिए, जल्द ही जो है सो सभी सब्जेक्ट यानी सभी विषय की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। तो जब तक आप लोग घर में हैं तब तक जो चैप्टर पढ़ा दिया जाए उसे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा, फिर से उसको बता दिया जाएगा और जल्द ही कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए, इस बार का जो रिजल्ट है उसमें सबसे हाईएस्ट आया है 460 नंबर एक स्टूडेंट का। 460 के बाद आया है 452 है, इसी तरह से 440 है, 420 है, 415 है। कहने का ही मतलब है कि लगभग 14-15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 400 से अधिक आया है। तो पिछला बार का हम लोगों का टारगेट था कि 400 से ऊपर स्कोर है, और इस बार का टारगेट है कि प्रत्येक बच्चा का स्कोर कम से कम 450 से ऊपर हो, 450 से ऊपर हो। तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा और जो पैटर्न बताया जाए उसी पैटर्न के अनुसार बनाइएगा, ताकि आपको अच्छा से अच्छा स्कोर, अच्छा से अच्छा मार्क मिले। फिलहाल इस चैप्टर को देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बात की जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था, रिजल्ट पर एक वीडियो बनाएंगे, सो बना देंगे। परसेंटेज बच्चा का स्कोर 370 से ऊपर आया है। तो देखिए, चलिए देखिए चैप्टर। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है लेखा चित्र के बारे में। तो लेखा चित्र पढ़ने के पहले इसके बारे में समझ लीजिए। हालांकि इस शर्त, हलों की संख्या, युग्म का नाम, ग्राफीय निरूपण, ये आपको हम जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट किया था उस समय भी बता दिए थे, लेकिन एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आपके ध्यान में आ जाए। तो देखिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण जब भी रहता है तो इस फॉर्म में रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लेखा चित्रीय हल की शर्तें कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए, इस शर्त के बारे में आपको पहले बता दिए हैं। तो देखिए, शर्त क्या कहता है कि a1 बटा a2 इक्वल टू नोट b1 बटा b2। अगर ये जो समीकरण है अगर इस फॉर्म में आ जाए, इस समीकरण, ये क्या है, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, ये दोनों अगर इस फॉर्म में आ जाए तो हलों की संख्या क्या होती है। तो हलों की संख्या एक और केवल एक होता है, और जिसकी हलों की संख्या एक और केवल एक होता है उसको हम क्या कहते हैं, अविरोधी। उस युग्म का क्या नाम देते हैं, अविरोधी कहते हैं या अद्वितीय हल कहते हैं। अब देखिए, ग्राफीय निरूपण में जो अविरोधी होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, या जिस समीकरण का केवल एक और एक हल होगा, ठीक ना। जिस समीकरण युग्म का केवल एक और एक हल होगा उसको हम क्या बोलेंगे ग्राफीय निरूपण में, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। या फिर देखिए, अगर आपको आ जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो उसकी हलों की संख्या क्या होती है, तो हलों की संख्या अनगिनत होती है। हल क्या होता है, तो अनगिनत होता है। तो जब अनगिनत होता है तो वैसे युग्म को हम क्या कहते हैं, तो आश्रित बोलते हैं या अपरिमित बोलते हैं। और जिसकी हलों की संख्या अनगिनत होती है उसको ग्राफीय निरूपण में हम क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। ग्राफीय निरूपण में क्या कहते हैं, तो संपातीय रेखाएं कहेंगे। किसको कहेंगे, तो जिसकी हलों की संख्या क्या होगी, अनगिनत होगी। आगे देखिए, आगे कहता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू नोट c1 बटा c2। अगर इस फॉर्म में कोई आ जाता है तो उसका क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होता है।
और जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, उस युग्म को हम क्या नाम देते हैं, तो विरोधी नाम देते हैं। और जो विरोधी होता है वो क्या होता है, ग्राफीय निरूपण में उसको हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। कहने का ही मतलब है कि जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसकी हलों की संख्या क्या होगी, जिसका हल नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे ग्राफीय निरूपण में, तो समानांतर रेखाएं बोलेंगे। अब देखिए, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिच्छेदी के मतलब क्या, एक दूसरा को प्रतिच्छेद करेगा, इस फॉर्म में रहेगा। अब ग्राफ रहेगा तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एक्सिस बन जाएगा, ये बाई एक्सिस हो जाएगा, या आपको क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब कहता है प्रतिच्छेदी, तो जब भी हम क्या करेंगे, दो बिंदु को लेकर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना देंगे तो हो सकता है कि आपको ग्राफ इस तरह से क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, इस तरह से एक दूसरा को क्या कर दे, काट दे। जब एक दूसरा को काट देगा तो उसको हम क्या कर देंगे, प्रतिच्छेदी बोल देंगे, प्रतिच्छेदी बोल देंगे। अब कहता है क्या, कहता है संपाती रेखा। अब फिर आपको ग्राफ बनाना होगा, ये आपको एक्स एक्सिस हो गया, ये आपको वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि दो बिंदु लेकर हम ग्राफ बना रहे हैं, तो हो सकता है कि एक ही सरल रेखा पर दोनों समीकरण आ जाए, एक ही सरल रेखा पर दोनों समीकरण आ जाए। तो जब एक ही सरल रेखा पर दोनों समीकरण आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। अब आगे देखिए, आगे हो सकता है कि जब हम ग्राफ बनाएं, फिर यहाँ पर ये आपको हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो जो समीकरण बने वो इस तरह से ग्राफ पर बन जाए। इस तरह से ग्राफ पर बन जाए। तो देखिए, जो इस तरह से ग्राफ पर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, समानांतर। समानांतर के मतलब क्या, समान अंतर एकदम। देखिए यहाँ से भी ये दोनों के बीच का अंतर, ये दो रेखाओं के बीच का अंतर क्या है, समान है, बराबर है, यानी एक समान अंतर में क्या है, आगे की ओर बढ़ा हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। जब आगे क्वेश्चन बनाइएगा तब इसका जरूरत आपको पड़ेगा, तो तत्काल यहीं पर इसको समझ लीजिए। और देखिए, देखिए क्वेश्चन देता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो हलों की संख्या कितना होगा, तो एक और केवल एक हल होगा। फिर क्वेश्चन देता है कि संपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो जब संपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी, अनगिनत होगी। और फिर देता है क्या कि जब समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो जब समानांतर रेखाएं होगा तो हलों की संख्या कितना होगा जी, तो हलों की संख्या क्या होगा, तो कोई नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि शून्य होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब शून्य होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, कहता है क्या कि समीकरण 4x - 3y = 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें। लेखा चित्र बनाने के लिए क्या करना है, पहले इस सारणी के मान को पूरा कर देना है। तो देखिए, आपको x का मान दिया है तो y का मान पूछ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, आपको y का मान नीचे में दिया है तो x का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। फिर ऊपर में देखिए, आपको x का मान दिया है तो y का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है, उसके लिए समीकरण कौन दिया है, आपको समीकरण ई दे दिया है। अब इस समीकरण दे दिया, कहता है समीकरण इतना के लेखा चित्र खींचने के लिए किस समीकरण के लिए लेखा चित्र खींचना है, तो 4x - 3y = 12 के लिए खींचना है। खींचने के लिए क्या कहता है कि सारणी खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें। तो देखिए सॉल्यूशन खींचने के लिए आपको दे दिया है कि x = 0। समीकरण कौन दे दिया है, ई दे दिया है, दिया हुआ है या दिया गया है, दिया गया है समीकरण। दिया गया समीकरण कौन है जी, आपको है 4x - 3y = 12।
अब यहाँ पर आपको x का मान 0 दे दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, x के मान 0 रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। हम लिख देंगे कि जब x बराबर 0, जब हम x बराबर 0 लेंगे तो y का मान क्या होगा निकाल लेंगे। तो समीकरण कौन है, यही है ना, 4x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए, 4 गुना 0 माइनस 3y बराबर 12। x के जगह 0 रखा गया। अब 4 में 0 से गुना करेंगे, 0 माइनस 3y बराबर 12। अब आपको y का मान निकाल लेना है, या हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं माइनस 3y बराबर 12, या फिर हम लिख सकते हैं y बराबर 12 बटा माइनस 3। अब यहाँ काट देंगे, इससे ही कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, y बराबर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए जब x का मान हम 0 लेंगे, जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आ गया, माइनस 4 आ गया। जब x बराबर हम 0 ले लिए तो y का मान कितना आ गया, माइनस 4 आ गया। अब फिर कहता है क्या, अब पहले x का मान निकाल लीजिए फिर y का निकाल लेंगे। फिर देखिए, फिर यहाँ पर x का मान कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, तो पूछता है y का मान क्या होगा। फिर हम लिखेंगे पुनः x बराबर 6। जब x बराबर हम 6 ले लेंगे, समीकरण नहीं रहेगा, 4x माइनस 3y बराबर 12। 4 x के जगह क्या कहता है कि 6 रखेंगे, 4 गुना 6 माइनस 3y बराबर 12। 6 चौका 24, या हम लिख सकते हैं 6 चौका 24 माइनस 3y बराबर 12, या हम लिख सकते हैं माइनस 3y बराबर 12 माइनस 24। अब देखिए, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं माइनस 3y बराबर, अब माइनस 24 में से 12 घट जाएगा तो चिन्ह उसी का लिखाता है जिसका मान अधिक होता है, तो घट के कितना आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा, या हो जाएगा माइनस 12। अब y बराबर निकाल देंगे तो माइनस 12 बटा माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 चौका 12, y बराबर 4। तो देखिए जब हम x का मान 6 लेते हैं, पुनः यहाँ पर हम लिख देंगे पुनः जब x का मान हम 6 लेते हैं तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए जब x का मान हम 6 लिए तो y का मान 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 बढ़ा जाएगा। अब इसी तरह से निकाल लेंगे इसके लिए, इसका बचा हुआ है। फिर हम लिख देंगे कि जब y बराबर, y का मान कितना दिया है 0, जब y बराबर हम 0 ले लेंगे तो फिर इस समीकरण में हम पुट करके देखेंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे y का मान 0 तो x का मान निकल जाएगा। फिर हम लिख देंगे 4x माइनस 3y बराबर 12, फिर हम लिख देंगे 4x माइनस 3y के मान 0 रख देंगे बराबर 12। 4x 3 में 0 से गुना करेंगे, 0 बराबर 12। फिर हो जाएगा 4x, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 4x बराबर 12, x बराबर 12 बटा 4, 4 तिहाई 12, x का मान 3 आ गया। तो देखिए जब हम y का मान 0 लिए, जब y का मान हम 0 लिए तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर बढ़ा जाएगा, आपको 3 बढ़ा जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के ही पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा भी इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, यदि 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। जांच कर बताएं कि बिंदु 3, -2 इस समीकरण के लेखाचित्र पर है कि नहीं। कहता है कि क्या करना है, जांच कर बता दीजिए कि जो बिंदु 3 और -2 है वो इस समीकरण के लेखाचित्र पर है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है
कि इस समीकरण को हम लेंगे और लेने के बाद क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे। अगर y का मान इतना आ गया, -2 आ गया, तो लेखा चित्र पर होगा, और अगर y का मान -2 नहीं आया तो लेखा चित्र पर नहीं होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम ले लेंगे। देखिए दिया हुआ है समीकरण 3x + 7y = 14। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि कोई एक का मान ले लेंगे। तो हम मान किसका ले लेते हैं, मान लीजिए हम x का मान ले लेते हैं। x का मान कितना दिया है, दिया है ना कि बिंदु 3, -2, यानी पहले जो लिखता है वो x का मान होता है, और जो बाद में लिखता है वो किसका मान होता है, y का मान होता है। तो x का मान कितना है, तो 3 है। तो 3 × 3 + 7 y = 14। या हम लिख सकते हैं 3 में 3 से गुना करेंगे तब 9 + 7y = 14। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं 7y = 14। ये 9 बराबर क्या, उस साइड चल जाएगा, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -9। या फिर हम लिख सकते हैं कि 7y = 5। फिर हम लिख सकते हैं क्या, y = 5/7। y बराबर कितना आ गया, 5/7। अब देखिए आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था -2, लेकिन आ गया कितना, 5/7 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये लेखा चित्र पर नहीं होगा। हम लिखेंगे कि जब x बराबर कितना लिए हैं, जब x = 3 तब y बराबर, देखिए जब हम x = 3 लिए, जब x बराबर हम 3 लिए तब y बराबर कितना होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। जब x = 3 तब y बराबर -2 होना चाहिए, y = 2 होना चाहिए। अतः बिंदु, कौन बिंदु दिया है, 3 और माइनस, बिंदु 3, -2 लेखा चित्र पर नहीं है, लेखा चित्र पर नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। जब x बराबर हम 3 ले लिए हैं तो y का मान आ गया कितना, 5/7 आ गया। y का मान आना चाहिए था कितना, -2 आना चाहिए था। अगर -2 यहाँ पर आ जाता 5/7 की जगह तो ये लेखा चित्र पर रह जाता, लेकिन -2 नहीं आ गया, 5/7 आ गया। इसलिए क्या होगा कि बिंदु 3, -2 लेखा चित्र पर नहीं है। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्या कि बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक, समानांतर या संपाती है। अभी देखिए, अभी थ्योरी में हम आपको बताए थे कि कौन रेखा छेदक होगा, यानी प्रतिच्छेदक रेखाएं कहलाएगी, कौन समानांतर रेखाएं कहलाएगी, और कौन संपाती रेखाएं कहलाएंगी। तो उसको पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो हम उसको शर्त के हिसाब से पकड़ेंगे कि जब 2 समीकरण दिए हुए रहे तो उसका हम क्या करेंगे, शर्त निकालेंगे, और जो जिस शर्त को फॉलो करेगा उसी के हिसाब से वो रेखाएं होंगी। तो इसको भी हम क्या करेंगे, A1 A2 पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना है, 6 है, कॉमा A2 बराबर कितना हो गया, या A1 पहले A1 के बाद B1 लिख लीजिए, B1 बराबर हो गया -3, कॉमा लिख दीजिए C1 कौन हो गया, ये -10 हो गया, या इधर भी आप लेके जा सकते हैं। तो C1 बराबर क्या हो गया, -10 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर आपको हो गया A2 बराबर 2, कॉमा V2 बराबर -1,
कॉमा C2 बराबर हो गया -9। अब सबको हम A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के फॉर्म में लिखेंगे। A1 बटा A2 यानी 6 बटा 2 बराबर B1 बटा B2 -3 बटा 1 बराबर क्या हो गया, बराबर आपको हो जाएगा C1 बटा C2। ये कितना हो जाएगा -10 बटा -9। दूसरा पेन से लिख देते हैं। चलिए ये हो गया। अब काटता है तो काट दीजिए। द्वितीय 6 और कटेगा नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको 3 हो जाएगा। 3 बराबर 1 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये देखिए -1 है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 बराबर 3 बराबर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपको हो गया कितना 10 बटा 9 हो गया। अब देखिए 3 बराबर 3 तो ठीक है, लेकिन 3 बराबर 10 बटा 9 कभी होता है नहीं ना होगा। 3 बराबर जब भी होगा तो क्या होगा 3 ही होगा। 3 से ना अधिक होगा ना 3 से कम होगा। तो यहाँ देखिए 3 बराबर क्या लिखा गया 10 बटा 9, जो कि गलत लिखा गया है। अगर इस तरह से लिख दिया जाए कि 3 इक्वल टू नोट 10 बटा 9 तभी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी 3 इक्वल टू नोट 10/9 अभी लिखा हुआ सही है। तो इस किस शर्त को फॉलो कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि कौन शर्त का फॉलो कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इजकल टू नोट C1 बटा C2। क्या कर रहा है, इस शर्त को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ जो है इस शर्त को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। और जो भी इस शर्त को फॉलो करता है, जो इस शर्त को फॉलो करता है किसके अंतर्गत आता है, तो समानांतर के अंतर्गत आता है ना। समानांतर का मतलब क्या, जिसका कोई हल क्या होता है कि जिसका कोई हल न हो, वो किसके अंतर्गत आता है समानांतर के अंतर्गत आता है। तो पूछता है क्या कि युगपत समीकरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक होगा कि समानांतर होगा कि समपाती होगा, तो क्या हो जाएगा समानांतर हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं अतः समांतर होगा। यही आपको इससे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे का क्वेश्चन कल कुछ ग्राफ का थ्योरी है, अगला वीडियो में उसको पहले हम कंप्लीट कर देंगे, फिर इससे आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तब तक 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स कीजिए और मन लगाकर पढ़िए, कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।